अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी की तरफ से अपलोड करदा प्रैक्टिस एमसीक्यू जो अपलोड किए गए हैं, जो स्टूडेंट्स पीएमसी की वेबसाइट पर जाकर बाकायदा उसको सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये तमाम एमसीक्यू जो है वो पेड है। बाकायदा आप पीएमसी को फीस सबमिट करते हो तो ये पेपर क्या होता है, ओपन होता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि उन तमाम एमसीक्यू को हम वन बाय वन तमाम लेक्चर्स की शक्ल में हम उनको डिस्कस कर लें। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 में एमसीक्यू नंबर 21 से डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें कहा जा रहा है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट यहाँ में दी गई है, द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्रूट हैज़ इंक्रीज इन द इंडाइजिनस मार्केट, सो द डिमांड फॉर इंडाइजिनस फ्रूट हैज़ बीन डिक्रीज। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट। इंपोर्टेड फ्रूट का मतलब वो फ्रूट जो बाहर से मंगवाते हैं, हैज़ इंक्रीज। भाई बाहर से फ्रूट जो है वो क्या हो रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। इन द इंडिजिनस मार्केट मतलब लोकल मार्केट में, लोकल मार्केट में बाहर से आने वाले फ्रूट तेजी से आ रहे हैं। सो द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट हैज़ बीन डिक्रीज। लोकल फ्रूट की जो डिमांड है वो कम हो गई। नंबर 1, to help the indigenous producer of fruit, the government should impose high import duty on this fruit। हमें कहा जा रहा है कि लोकल फ्रूट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर से आने वाले फ्रूट पर बहुत ज़्यादा क्या कर दे, ड्यूटी लगा दे। इवन दिस आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। बेशक लोकल फ्रूट जो है, बेशक लोकल फ्रूट की क्वालिटी बेशक क्यों अच्छी क्यों ना हो, बेकार क्वालिटी हो, लेकिन फिर भी हम बाहर इंपोर्टेड फ्रूट पर जो है वो बहुत सारी ड्यूटी लगा देनी चाहिए गवर्नमेंट को। पहले में कह रहा है। दूसरे में कहा जा रहा है द फ्रूट वेंडर शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट वुड बी इंक्रीज। और कह रहा है कि फ्रूट वालों को जो है ना इंपोर्टेड फ्रूट बेचना ही जो है वो बंद कर देना चाहिए। इस तरह से लोकल फ्रूट बेशक अच्छा ही क्यों ना हो, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब ये पूरा सिनारियो दे दिया गया ना। अब आपने फैसला करना है, बोथ ऑफ देम फॉलो, दोनों फॉलो करना चाहिए। बाहर से आने वाले फ्रूट पे ड्यूटी लगा दो और लोकल यहाँ दुकानदारों को कह दो कि भाई आप बाहर वाला फ्रूट नहीं बेच सकते हो, आपने लोकल फ्रूट बेचना है। दूसरे पे कह रहा है नन ऑफ देम फॉलो। इसमें कह रहा है नन ऑफ देम फॉलो। भाई यार क्यों ड्यूटी लगा दे, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो भाई आप बाहर से मंगवा सकते हो, जो लोगों का हक है। इसी तरीके से जो है वो लोकल फ्रूट की डिमांड बढ़ाने के लिए हम दुकानदारों पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते। तो दोनों चीज़ें फॉलो नहीं होंगी। तो ये बाकायदा लॉजिकल रीजनिंग का सवाल था कि आपने क्या फैसला करना है। नन ऑफ देम, भाई दोनों में से कोई फॉलो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, द लाइफ टुडे इज टू फास्ट, demanding and full of variety in all aspect which at time leads to stressful situation। भाई ज़िंदगी जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रही है, डिमांडिंग है, फुल ऑफ वैरायटी, हर एस्पेक्ट पर बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जिसकी वजह से लोगों में स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। नंबर ऑफ सुसाइड केसेस अमंग टीनेजर इज ऑन इंक्रीज। और सुसाइड के केसेस जो है ना, टीनेजर यानी 13 साल से लेकर 19 साल वाले लोगों में सुसाइड के केसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें फैसला करना है कि भाई किसकी वजह से क्या हो रहा है। तो यहाँ ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज अफेक्ट। तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई ज़िंदगी तेज़ी से बढ़ रही है, डिमांडिंग है, सोशल मीडिया का इफेक्ट है, हर कोई एक दूसरे को देख रहा है और जिसकी वजह से नाकाम जो थोड़ा पीछे रह गया वो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड जो है वो टीनेजर्स में क्या होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है। तो हमें कोज एंड इफेक्ट कहा था ना, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में क्या था, कोज एंड इफेक्ट था। तो स्टेटमेंट 1 इज अ कोज, स्टेटमेंट 1 कोज है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इसका इफेक्ट है। तो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, Katie Winslet categorically has stated that she will work on serious role in the film. Number 1. Number 2, the last movie of Katie Winslet in which she was casted as a fashion model was not successful. By Katie Winslet categorically has stated that she will work on serious role in the film. भाई कैटी विंसलेट के जो प्रीवियस जितने भी कैरेक्टर देखे गए उसमें बताया कि सीरियस रोल जो है वो फिल्म में, मूवी में करती है। The last movie of Katie Winslet in which she was casted as a fashion model, लास्ट मूवी के अंदर वो एक फैशन मॉडल के तौर पे कास्ट हुई थी, was not successful, कामयाब नहीं हुई। तो इसमें वजह क्या है, भाई वो सीरियस रोल करने वाली है, आपने उसको फैशन मॉडल का रोल दे दिया। इसका मतलब क्या था, कॉज एंड इफेक्ट। भाई पहला जो था स्टेटमेंट 1 इज अ कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट। स्टेटमेंट 1 कॉज है, भाई वो सीरियस रोल करने वाली मॉडल है और आपने उसे फैशन मॉडल वाला रोल दे दिया, तो फिल्म क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, कॉज एंड इफेक्ट। कहा था ना पीएमसी ने अपने सिलेबस में कॉज एंड इफेक्ट, ये 2 एग्जांपल दे दी।
दूसरा, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2? 1/2 का इनवर्स क्या होगा? इसको इनवर्स करना है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लैंग्वेज विद द मोस्ट अल्फ़ाबेट। वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट है? तो वो कौन सी है? चाइनीज़। अब पीएमसी एक मासूमाना सवाल है, क्या ये जनरल नॉलेज का सवाल है या लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है? चाहे इंग्लिश का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, बायो का, ये किसी कैटेगरी में फिल नहीं हो रहा, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। जबकि जनरल नॉलेज तो पीएमसी के सिलेबस का तो हिस्सा ही नहीं है। तो ये इन्होंने पता नहीं किस सेंस में ये सवाल दे दिया है भाई, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट हैं? तो ये तो जनरल नॉलेज हुई, चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट हैं, ये तो जनरल नॉलेज है। ये तो लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं है, ना ये इंग्लिश है, ना ये फिजिक्स है, ना ये केमिस्ट्री है, ना ये बायोलॉजी है। तो ये एक सवाल, ये निशान है कि भाई ये एमसीक्यू आपने क्यों डाला। नेक्स्ट, लुक एट दिस सीरीज 5.2, 4.8, 4.4, 4, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? भाई 0.4 कम करना है ना, 5.2 से 4.8 0.4 का फर्क है, 4.8 से 4.4 0.4 का फर्क है, फिर 4 हो गया, इसका मतलब 0.4 का कम है, मजीद 0.4 कम कर दो तो आंसर क्या आएगा? 3.6। आंसर क्या आ जाएगा? 3.6 इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया बी इज कॉज्ड इन द एब्सेंस ऑफ। हीमोफीलिया बी जो है वो किसकी गैर मौजूदगी की वजह से होती है? फैक्टर 9। अगर हीमोफीलिया ए की बात की जाए तो आपका आंसर होगा फैक्टर 8। फैक्टर 8 की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए होती है और फैक्टर 9 की वजह से जो है वो क्या है? हीमोफीलिया बी होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल वो होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? एक्स्ट्रा। अब दूसरा देखें, Cl2 Br पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास जो है ना मौजूद है तो वो उसके ऊपर क्या है भाई? ब्रोमीन और ब्रोमीन जब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, तो जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक एटम जो होता है वो क्या करता है? पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन खुद अपने साथ लेके जाता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब फ्री रेडिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑप्शन सी में न्यूट्रल है और ऑप्शन डी में तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की शक्ल में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, Br नेगेटिव, जो कि फ्री रेडिकल की क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स टाइम पीरियड इज t एंड टोटल एनर्जी इज E. द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड t था, उसकी टोटल एनर्जी E थी। हमें कहा जा रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, इसका एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? हमें टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड क्या होगा जब उसका एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया? तो याद रखिएगा, टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, टाइम पीरियड सेम रहेगा। जबकि एनर्जी और एम्पलीट्यूड के दरमियान जो है वो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर का। डायरेक्ट रिलेशन क्या है? स्क्वायर का। एनर्जी और एम्पलीट्यूड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन स्क्वायर का है। अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी जो होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, टाइम पीरियड, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टाइम पीरियड t के बराबर रहेगा और टोटल एनर्जी E/4, 4 गुना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल? ट्राइनाइट्रोफिनॉल को जो है वो पिक्रिक एसिड कहते हैं, इसका कॉमन नाम है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जूल? भाई 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है? 4.18 जूल। बगैर ऑप्शन देखे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? भाई इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पर अब इसमें देखिए लापरवाही देखें, दो ऑप्शन से में HI, समझ आ रही बात? हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो सबसे पहले सबसे वीक जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि आसानी से हाइड्रोजन क्या कर सकेगा? तो डोनेट करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास जो है वो बी, हाइड्रोजन आयोडाइड है। दो ऑप्शन यहाँ देखो सेम रखे हुए। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन कोल्ड? भाई सेल बॉडी जो होती है ना न्यूरॉन की, इसकी कंसंट्रेशन को हम गैंग्लियन, और एक से ज़्यादा होती है तो इसे क्या कहते हैं? गैंग्लिया। गैंग्लियन जो होती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन की सेल बॉडीज की कॉम्बिनेशन होती है, तो गैंग्लियन है, और अगर एक से ज़्यादा है तो गैंग्लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द अंपायर एंड द 2 टीम्स वॉक आउट ऑन टू द पिच। यहाँ से अब ये इंग्लिश की वैरायटी में क्या कहलाता है? सेंटेंस कंप्लीशन। भाई आपने सिंपल, अंपायर और 2 टीम्स
भाई 2 टीम है और अंपायर है, तो क्या ये सर्कस होगा, कोर्स होगा, ऑब्जर्वेटरी है या पिच है? तो भाई टीम की बात हो रही है तो टीम यहाँ कहाँ जाएगी, अंपायर, और ये किस में होता है, क्रिकेट टीम में होता है, तो ये पिच है। नेक्स्ट है a certain type of plant is only tall when it has a heterozygous genocytes. If two heterozygous plants are crossed, what is the probability their offspring will also be tall? भाई इसमें आपने टेस्ट क्रॉस वाला टॉपिक पढ़ना है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि भाई जो डोमिनेट वाला कैरेक्टर जो होता है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब यहाँ ये कह रहा है कि 2 प्लांट है, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, दोनों हेट्रोजाइगस वाले जो प्लांट हैं वो आपस में क्रॉस करेंगे तो 50% उनके बच्चे टॉल आएंगे और 50% उनके बच्चे क्या आएंगे, डाफ आएंगे। तो आप इसमें जो है वो टेस्ट क्रॉस का टॉपिक आप अच्छे से देखें और उनकी क्रॉसिंग करवाएं तो आपको आसानी पता चल जाएगा कि इसका आंसर 50% ही है। नेक्स्ट है लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू अकर इन अ बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी है ना, जब बच्चा बालिग होता है तो इसमें कौन सी चीज़ है, हिज वॉइस डीपेंड, इसकी वॉइस भारी हो जाती है, बिल्कुल। हेयर ग्रो ऑन चेस्ट एंड अंडर आर्म, आर्म्स के अंदर और चेस्ट पे बाल आते हैं, बिल्कुल सही है। स्पर्म स्टार्ट टू बी प्रोड्यूस, स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। और डी में कहा जा रहा है हिज हेयर टर्न ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नहीं भाई, प्यूबर्टी पे बाल सफ़ेद नहीं होते। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली, हवा के अंदर, एयर के अंदर साउंड की रफ्तार जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 330 मीटर पर सेकेंड, हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक 332। तो यहाँ देखो ऑप्शन सारे दूर दूर हैं तो 330 सेलेक्ट करना बहुत आसान है, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल ज़ोइड्स इन नाइटेरियन। अब नाइटेरियन के अंदर क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, पॉलिप्स और मिडियोसा। पॉलिप और मिडियोसा, पॉलिप जो होते हैं वो सीसाइल होते हैं और जो मिडियोसा होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो इसका आंसर तो बिल्कुल आसानी से मिल गया। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, मिडियोसा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पाइरल इन शेप। भाई इनमें से कौन सा है जो स्पाइरल इन शेप नहीं है, हाइपो माइक्रोबियम, विब्रियो, सुडोमोनास, स्पाइरिलम माइनस। तो याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पाइरल इन शेप, तो इसका करेक्ट आंसर सूडोमोनास है, ये रॉड शेप होते हैं। सूडोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूडोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। तो इंशाल्लाह फिर हम लेक्चर नंबर 3 में MCQ नंबर 41 से बाकायदा हम क्या करेंगे, डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।